हेलो दोस्तों, राधे राधे। कहानी फिर सुहागन हो गई विधवा रूमी का दर्द। 10 मिनटों में नितिन की कहानी खत्म हो गई। वह जमशेदपुर में एक कर्तव्यनिष्ठ और होनहार बैंक अधिकारी था। मध्य रात्रि के अंधेरे में टाटा रांची हाईवे पर उसकी मोटरसाइकिल की सामने से आती हुई स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई। वह गिर पड़ा। लुढ़कते हुए उसका सिर माइल पोस्ट से जा टकराया और ब्रेन हैमरेज हो गया। रक्त अधिक बहने के कारण 10 मिनट में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। स्कॉर्पियो वाला वहां से सरपट भाग गया। 38 वर्षीय नितिन की 25 वर्षीय पत्नी रूमी विवाह के 2 वर्षों के भीतर पति खो बैठी। एक्सीडेंट और मौत की खबर रात को जमशेदपुर पहुंचते ही घर के सभी सदस्य दहाड़े मारकर रोने लगे। किसी को भी सुध नहीं थी। नितिन की माँ और रूमी की तो रो रो कर हालत खराब हो गई। सुबह हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने शोक समाचार सुना और वे मातम पुरसी के लिए आने लगे। नितिन के पिता वीरेंद्र बाबू अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे थे, गले लगा रहे थे, लेकिन रूमी अकेली पड़ गई थी। किसी को उसे संभालने की सुध नहीं रही। आने वाले कई पड़ोसी फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रूमी ही नितिन की मृत्यु का कारण हो। समय बीता, वर्ष बीते। वीरेंद्र बाबू और उनकी पत्नी रूमी का ख्याल बेटी जैसा रख रहे थे। एक दिन दोनों ने रूमी को जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराया। वीरेंद्र बाबू रूमी से बोले, बेटे, तुम स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लो। जो होना था हो गया। तुम अपने पैरों पर खड़ी होने का प्रयास करो। पापा जी, मैं प्राइवेट से बीए करने को तैयार हूँ। आप किताबें और कुछ ज़रूरी सामान मंगवा दें। इंटेलिजेंट तो थी ही। रूमी ने 3 वर्षों में ग्रेजुएशन कर लिया। नंबर अच्छे आए। उसने 18 महीनों का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया। उसे फिर अच्छा रैंक मिला। प्लेसमेंट सेल ने कई आईटी कंपनियों को रूमी के लिए अनुमोदन भी किया। एक आईटी कंपनी से वॉक इन इंटरव्यू का कॉल आया। रूमी स्मार्ट थी। उसमें दृढ़ आत्मविश्वास भी था। उसका चयन एनालिस्ट के लिए हो गया। कंपनी के इंजीनियरों के बीच उसके काम की प्रशंसा होने लगी। सहकर्मीगण उसे आकर बधाई भी देते। रूमी चुपचाप उनके अभिवादन को स्वीकार करती और मॉनिटर में लग जाती। वह अपने काम से वास्ता रखती। किसी से ज़्यादा बातें या हंसी मजाक से अपने को दूर ही रखती। ऑफिस में अब तक उम्रदराज सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, लेकिन एक नए इंजीनियर ग्रेजुएट ने सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। ऑफिस में एक नौजवान बॉस के रूप में आए अंकित ने पदभार ग्रहण के बाद ऑफिस के सभा कक्ष में सभी कर्मचारियों को संबोधित किया और समय की पाबंदी व कार्य लक्ष्य का दृढ़ता से पालन करने का आग्रह किया। सभी को खबर हो गई कि 27 वर्षीय अंकित श्रेष्ठ कुंवारा है। बारी बारी से अंकित ने सभी को अपने कक्ष में बुलाकर परिचय किया, रूमी से भी। राउंड के दौरान अंकित कभी कभी रूमी के पास आकर कुछ सवाल जवाब करता। ऐसा सिलसिला चलता रहा। अंकित राउंड में कर्मचारियों से मिलकर उसकी कार्य प्रगति के बारे में जानकारी लेता रहता था। इस बीच कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अंकित को एक टीम बनानी पड़ी और टीम लीडर के लिए रूमी का चयन किया गया। अंकित ने रूमी को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, आपके काम को देखकर मैंने आपको टीम का लीडर बनाया है। मैसेज कर रहा हूँ, टीम मेंबर की लिस्ट भी भेज रहा हूँ। आप काम संभाल लीजिए। कभी कठिनाई आए तो मुझसे संपर्क करें। जी सर। रूमी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि अंकित पहली नज़र में उसे दिल दे बैठा था। प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से शुरू हो चुका था। इस सिलसिले में रूमी की अंकित के कक्ष में जाने की तीव्रता भी बढ़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रूमी ने कक्ष में प्रवेश किया तो अंकित फ़ोन पर बातें कर रहा था। रूमी वापस लौटने लगी तो अंकित ने हाथ से कक्ष में बैठने का इशारा किया। रूमी बैठ गई। बातें खत्म होते ही अंकित भी सीट पर बैठ गया और बोला, रूमी, काम की बातें तो रोज़ होती हैं। अब यह बताओ कि कहाँ रहती हो, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, इस कंपनी में कब कैसे आई। रूमी को थोड़ा अटपटा लगा, पर इतने दिनों में रूमी भी अंकित को थोड़ा बहुत जान चुकी थी, इसलिए उसने अपनी कहानी सुना दी। सुनकर अंकित थोड़ा गंभीर हो गया।
बाद में मुस्कुराते हुए बोला, तब प्रोजेक्ट जल्द तैयार हो जाना चाहिए। अभी तक प्रोग्रेस संतोषजनक है। रूमी जितनी देर बैठी रही, अंकित की आंखें कुछ कहती नजर आईं। ऐसा सिलसिला चलता रहा। रूमी महसूस कर चुकी थी कि अंकित उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और रूमी ने पाया कि वह भी अंकित की ओर आकर्षित हो रही है। एक अन्य मुलाकात में अंकित ने आखिरकार कह ही डाला, रूमी, आज लंच हम लोग साथ करेंगे, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। रूमी मना नहीं कर पाई। रेस्तरां पास ही था। लंच में बातें चलती रहीं। रेस्तरां में हल्का संगीत भी चलता रहा। डिम लाइट में दोनों की एक दूसरे से आंखें मिल जाती और लंच के बाद तो अंकित ने रूमी का हाथ पकड़ लिया। रूमी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन बोली, देखिए, मैं विडो हूँ। आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देखी है। आपसे उम्र में 3 साल बड़ी भी हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा है। मुझे मालूम है मैं तुमसे 3 वर्ष छोटा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। आपके घर वाले राजी होंगे? इस प्रश्न का उत्तर अंकित के पास नहीं था, लेकिन वह खुश था कि रूमी की स्वीकृति मिल गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी। रूमी का अंकित के चैम्बर में जाना नहीं के बराबर हो गया था, लेकिन राउंड के दौरान अंकित रूमी के कियोस्क में कुछ ज़्यादा समय दे रहा था। ऑफिस में कानाफूसी होने लगी थी। लोग समझ चुके थे कि अंकित और रूमी के बीच कुछ चल रहा है। रूमी ने अपनी जेठानी को अंकित के बारे में बताया। देखो रूमी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ बातें ठीक से समझ लेना। कहीं अंकित तुम्हारे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? यहाँ पापा जी, मम्मी जी के क्या विचार हैं? यह सब तुम्हें पहले ही जान लेना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम गलत फैसला नहीं ले सकती हो। कंपनी कार्यालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर कॉरपोरेट ऑफिस से सभी कर्मचारियों को पार्टी देने का निर्देश आया। मुनाफा भी हुआ था, तय हुआ। शहर से दूर डाउनटाउन रिजॉर्ट में लंच होगा। रविवार का दिन चुना गया। लग्जरी बस किराए पर की गई और निर्धारित समय पर एक अच्छी पार्टी हुई। पार्टी के बाद सभी बस से वापस चल पड़े। अंकित अपनी गाड़ी से गया था। रूमी, तुम रुक जाओ, मैं गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, अंकित ने सुझाव दिया। दोनों वापस रिजॉर्ट से रेस्तरां में आ गए और कॉफ़ी पीने लगे। अंकित इस बार फैसला कर चुका था कि फाइनल बात करेगा। रूमी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने दोहराया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। रूमी ने सिर झुका लिया और शर्मा सी गई। उसमें एक आत्मविश्वास भी था। वह जानती थी अपने बारे में उसे स्वयं फैसला लेना है, लेकिन पारिवारिक बंधनों का ख्याल भी था। रूमी तुरंत कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुरा भर दिया। दोनों वापस चल पड़े। रूमी जिस प्रोजेक्ट की टीम लीडर थी, उसे क्लाइंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देने का कार्यक्रम बना। क्लाइंट का कार्यालय पटना में था। तुम टीम लीडर हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए तुम्हें पटना चलना होगा, अंकित ने कहा। पापा जी से पूछना होगा, मैं कल बताऊंगी। एयर टिकट बुक हो चुका है। मैं भी साथ चल रहा हूँ। तुम अपने पेपर्स और लैपटॉप अपडेट कर लो। परसों जाना है। जाना तो होगा ही, अंकित ने जोर देते हुए कहा। वीरेंद्र बाबू रूमी के पटना टूर के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। बड़ी बहू को साथ ले जाना, वह भी थोड़ा बाहर घूम आएगी, उन्होंने कहा। ऐसा नहीं हो सकता पापा जी, मेरी यात्रा प्लेन से फिक्स है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, यह सब तो चलता रहेगा। पटना की यात्रा सफल रही। रूमी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिपोर्ट को पास कर दिया। पटना के मौर्य होटल में रात्रि विश्राम था। रूमी और अंकित थोड़ी शॉपिंग करके होटल आ गए। दोनों के अलग कमरे थे। रात का खाना कमरे में ही साथ खाएंगे। मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना तुम्हारे कमरे में आ रहा है, अंकित ने कहा। दोनों ने साथ खाना खाया। रात देर तक बातें होती रहीं।
दोनों की समीपता बढ़ती गई और वह हो गया जो एकांत में रात के पहर बंद कमरे में हो सकता था। तड़के सुबह अंकित अपने कमरे में चला गया। वापसी की तैयारी होने लगी। रास्ते भर दोनों एक तरह से खामोश रहे, लेकिन विदा लेते समय अंकित ने कहा, रूमी, अब हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। रूमी यह सुनने को बेताब थी। उसने भी शादी का मन बना लिया था। अपने बारे में तो वह आश्वस्त थी कि वह अपना फैसला खुद ले सकती थी, लेकिन अंकित के पेरेंट्स का क्या रुख हो सकता है, सोचकर चिंतित थी। अगले दिन लंच के लिए ऑफिस से बाहर जाना हुआ। अंकित, यदि तुम्हारे पेरेंट्स तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? तुम उनसे बात करो, रूमी ने कहा। अगर नहीं माने तो भी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी मैं रूमी से ही करूँगा। आप लोगों की हाँ चाहिए। माँ यह सुनकर सन्न रह गई। पापा ने सुना तो स्पष्ट शब्दों में कहा, रूमी से विवाह की मंजूरी नहीं दी जा सकती। तुम नौकरी छोड़ दो और पारिवारिक बिजनेस में लग जाओ। यह मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ भी अगर मगर होती रही। दिवाली के दूसरे दिन भी अंकित की छुट्टी थी, लेकिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और टैक्सी से जमशेदपुर ड्यूटी ज्वाइन करने चल पड़ा। हाँ, उसने माँ के नाम एक पत्र लिख छोड़ा था। माँ ने कई बार फ़ोन किया, एक बार पापा ने भी फ़ोन किया, लेकिन अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस जाते ही उसने रूमी को बुलवाया और साफ शब्दों में कहा, हमें कोर्ट मैरिज करनी है। मुझे एक बार पापा जी को बताना होगा। वे राजी हों या नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार बताना ज़रूरी है। शाम को घर लौटकर रूमी ने पापा जी और जेठानी को कोर्ट मैरिज की बात बताई। दोनों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन मम्मी जी और 3 देवरों ने इसका घोर विरोध किया। फिर एक अड़चन, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से रूमी डटी रही। उसके तेवर को देखते हुए पापा जी ने अपनी पत्नी और बेटों को समझाया, विरोध करने का कुछ लाभ नहीं होगा। घर में ड्रामा होना अच्छा नहीं। पापा जी के हस्तक्षेप से सभी मान गए। पापा जी ने अंकित से एक बार खुद बात करने की इच्छा जताई। रूमी ने हामी भर दी। पापा जी ने अंकित से कहा, तुम लोगों की शादी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी कोर्ट मैरिज से भी हम सहमत हैं। अपने परिवार वालों से बात करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। एक, रूमी के सुख और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दूसरे, इसे हमने बेटी की तरह माना है और बेटी का पूरा प्यार दिया है। कोर्ट मैरिज के बाद हम इसे अपने घर ले जाएंगे और एक दिन बाद इसे बेटी की तरह अपने घर से विदा करेंगे। मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं, अंकित ने विनम्रता से कहा। पापा जी ने घर वापस आकर बड़ी बहू को रूमी की शादी का जोड़ा, 6 चूड़ियाँ, सिंदूर और आवश्यक कपड़े, अंकित के लिए गिफ्ट और सूट के कपड़े बाजार से लाने को कहा। वैधानिक औपचारिकता के बाद दोनों की शादी हो गई। पापा जी, बड़ी बहू और अंकित का एक दोस्त शादी के गवाह बने। मिठाइयाँ बांटी गईं। विदाई का दिन आ गया। समयानुसार अंकित और उसके 4 दोस्त 3 गाड़ियों में आ गए। रूमी को लाल लहंगा, लाल चोली और लाल दुपट्टे के साथ पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया और विदाई गीत शुरू हो गए। यह अगर मगर दोनों के दिमाग में चलती रही और इस बीच दिवाली की छुट्टियां आईं। 4 दिनों की छुट्टियों में अंकित अपने घर दुर्गापुर चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।